नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने अधिगम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अधिगम टॉपिक लेकर आए हैं। अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषता, अधिगम की विधियाँ, अधिगम के पक्ष के बारे में चर्चा किया था। आज हम जो बहुत ही अधिगम का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यह अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के जो सिद्धांत है, अधिगम का टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले एग्जामों में भी सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज चलिए चर्चा करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो चर्चा करते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, एक है अधिगम और एक है सिद्धांत। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत में सिद्धांत देखिए, सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत किसे बोलते हैं। देखिए किसी कारण या किसी प्रकार का कथन, कोई कथन या कोई कारण के जो बीच की जो घटना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। दुनिया में कोई भी किसी प्रकार की जो भी घटना होती है वह कौन बताता है, यह सिद्धांत बताता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। देखिए अब अधिगम के सिद्धांत में दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा होता है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने देखा इसके पहले कि जो भी व्यवहारवादी जो संज्ञान को लेकर आया था, तो उन्होंने सबसे पहले तो व्यवहारवादी में क्या आया, आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में आया चेतना का विज्ञान और चेतना के बाद में मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान और फिर जो वर्तमान में जो आया व्यवहार का विज्ञान आया। तो चर्चा करते हैं। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है। व्यवहारवादी विज्ञान को जो लेकर आए थे, व्यवहारवादी विज्ञान को लेकर आने वाले मनोवैज्ञानिक, यही क्या कहलाते हैं, व्यवहारवादी विज्ञान के अंतर्गत कहलाते हैं। तो देखिए बात करते हैं व्यवहारवादी विज्ञान को अधिगम के द्वारा कौन लेकर आया। तो देखिए अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले तो व्यवहारवाद का सिद्धांत लेकर आया ईवी पावलोव, या इसी का नाम है ईपी पावलोव, या इसी को बोलते हैं इवान पी पावलोव के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार दूसरे मनोविज्ञान आए व्यवहार को लेकर बीएफ स्किनर। उसी प्रकार मनोविज्ञान के व्यवहार को लेकर आए एडवर्ड जी थॉर्नडाइक। उसी प्रकार अगले वैज्ञानिक लेके आए सीएल क्लार्क। देखिए इन मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब देखिए यह तो वैज्ञानिक थे, अब बात करते हैं कि इन्हें अधिगम के कौन से सिद्धांत को लेकर आया। तो इवान पी पावलोव ने अधिगम के शास्त्रीय व परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत लेके आया। कौन सा सिद्धांत, शास्त्रीय व परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। उसी प्रकार से बीएफ स्किनर आया और बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसी प्रकार एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत और सीएल क्लार्क ने पुनर्बलन का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसी प्रकार देखिए हमने अभी तो व्यवहारवादी सिद्धांत देखा कि यह जो मनोवैज्ञानिक थे ये व्यवहारवादी संप्रदाय के थे, यानी व्यवहारवाद को लेकर आए। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा विज्ञान आया था, आत्मा का विज्ञान आया था। उसके बाद में मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान आया। तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान में क्या हुआ, आत्मा को खोई, आत्मा को खोया। उसके बाद में आत्मा को खोने के बाद में क्या हुआ कि आत्मा तो खो दी इन मनोवैज्ञानिक ने, पर ये पूर्ण तरीके से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं थे। इनने बाद में क्या किया, सबसे पहले आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को नहीं अपनाया, इन्होंने नहीं माना, यानी अस्वीकार कर दिया। जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार करने के बाद में ये किसमें शामिल हो गए, व्यवहारवादी सिद्धांत में शामिल हो गए, यानी व्यवहारवाद को अपनाने लगे। तो इन्होंने जो व्यवहारवादी को तो अपनाया ही, तो इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जैसे कि हमने देखा ईपी पावलोव का कौन सा सिद्धांत, शास्त्रीय व परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत।
बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार अगले जो मनोवैज्ञानिक है वह है बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। एडवर्ड ली थार्नडाइक ने दिया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। सीएल क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत को क्या किया, प्रस्तुत किया। तो यह तो हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत है। अब बात करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत की। देखिए संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होता है, जो ज्ञान पर आधारित, या इसे संज्ञानात्मक भी बोलते हैं या ज्ञानात्मक भी बोलते हैं। मनोविज्ञान में हम इसे संज्ञान बोलते हैं, या अगर हम बोलचाल की अगर भाषा में बोले तो ज्ञान पर आधारित सिद्धांत या तर्क पर आधारित सिद्धांत। तो देखिए तर्क पर आधारित सिद्धांत लेकर कौन आया, मैक्स वर्दीमर, वोल्फगंग कोहलर, कर्ट लेविन और कर्ट कोपका, ये मनोवैज्ञानिक थे। ये कैसे थे, संज्ञानवादी सिद्धांत पर थे। मूलतः ये संज्ञानवादी नहीं थे, यह पहले एक संप्रदाय आया था गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। यह सबसे पहले किससे संबंध रखते थे, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से रखते थे। उसी प्रकार जैसे इन्होंने क्या किया, आत्मा को खोया और उसके बाद में कौन से संप्रदाय में शामिल हो गए, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में। यह पहले प्रकार्यवादी संप्रदाय में से थे। तो चलिए चर्चा करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत की, कि संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होता है। अभी हमने व्यवहारवादी सिद्धांत देखा, आप सभी को व्यवहारवादी सिद्धांत समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत की। तो देखिए संज्ञानवादी सिद्धांत होता क्या है, तो बात करते हैं। मनोविज्ञान में एक संप्रदाय आया था, उस संप्रदाय का नाम था गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। मनोविज्ञान में कौन सा संप्रदाय आया, एक गेस्टाल्टवाद संप्रदाय आया। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में अनेक मनोवैज्ञानिक आया और संज्ञानवादी को लेकर आया। यह जो संप्रदाय आया गेस्टाल्टवाद, यह किसको लेकर आया, एक संज्ञान को लेकर आया, संज्ञानवादी। इसलिए क्या हुआ, संज्ञानवादी सिद्धांत कहलाया। अब देखिए संज्ञानवादी सिद्धांत जो लेकर आया वह कौन सा मनोवैज्ञानिक था, संज्ञानवादी लेकर आने वाला। तो जो संज्ञानवादी जो सिद्धांत लेकर आया वह वैज्ञानिक थे मैक्स वर्दीमर जी। उसी प्रकार वोल्फगंग कोहलर जी लेकर आए, कर्ट लेविन जी लेकर आए और कर्ट कोपका जी लेकर आए। तो देखिए यहाँ पर जो मैक्स वर्दीमर आपने सुना होगा, इनका नाम सुना होगा। तो ये जो सिद्धांत था इनका था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मैक्स वर्दीमर जी का जो सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार कर्ट लेविन का आपने देखा होगा क्षेत्रवादी सिद्धांत, क्षेत्रवादी सिद्धांत के बारे में सुना होगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय ने मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार का दोनों का विज्ञान माना। जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय था उसने क्या किया, मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार का दोनों का ही विज्ञान माना। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्या कहलाया, संज्ञानवादी सिद्धांत कहलाया। अब बात करते हैं, अंतर देखते हैं दोनों में। यह समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है और संज्ञानवादी सिद्धांत में क्या अंतर है। व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में, तो मुख्यतः इसके तो पहले हम इंपॉर्टेंट संप्रत्यय देख लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इनको समझने के लिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जब तक हमें इन सिद्धांतों के अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक हम मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम उनके सिद्धांत को नहीं समझ सकते। तो ठीक है, चर्चा करते हैं हम। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत में ये सिद्धांत है जो व्यवहारवादियों ने दिए थे। देखिए मनोविज्ञान में क्या हुआ, जो सिद्धांत दिया गया वह सिद्धांत किसने दिया था, व्यवहारवादियों ने दिया था, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया, इसलिए यह सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाया। उसी प्रकार यह सिद्धांत किसने दिया, व्यवहारवादियों ने दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, व्यवहारवादी सिद्धांत कहला। अब देखिए संज्ञानवादी सिद्धांत किसने दिया, गेस्टाल्टवादियों ने दिया, इसलिए किससे संप्रदाय रखता है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से संबंध रहता है इसका। तो बात करते हैं, देखिए अगला टॉपिक, देखिए इनमें जितने भी सिद्धांत है उनमें जो सर्वाधिक बल दिया गया है वह किस पर बल दिया गया है, पुनर्बलन पर।
देखिए जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इसमें सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वह दिया गया है पुनर्बलन पर। पुनर्बलन होता है दोस्तों दोहराना, किसी चीज को बार बार दोहराना, दोहराने की जो क्रिया हुई है तो इस पर बल किसने दिया है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया है। उसी प्रकार देखिए अब इसमें मुख्य तो जो घटक होते हैं, कितने बिंदु पर हमें यह जो काम करता है व्यवहारवादी सिद्धांत, इसमें कितने घटक होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए एक तो इसमें जो शामिल होता है पहला पुनर्बलन होता है, पुनर्बलन शामिल होता है। फिर दूसरा शामिल होता है अनुक्रिया, अनुक्रिया के साथ में होता है उद्दीपक, उद्दीपक शामिल होता है, और उद्दीपक के जो साथ में शामिल होता है वह होता है अभिप्रेरणा। देखिए दोस्तों अधिगम करने के लिए हमें पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, अनुक्रिया की आवश्यकता होती है, और उद्दीपक और अभिप्रेरणा, इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अधिगम की आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं जो व्यवहारवादी जो होता है यह हमेशा कैसा होता है, यंत्रवत होता है। देखिए जो व्यवहारवादी सिद्धांत है यह हमेशा कैसा होता है, यंत्रवत होता है, यंत्रवत होता है। और ठीक इसी प्रकार अधिगम पशु भी कर सकता है और मानव भी कर सकता है। देखिए व्यवहारवादियों ने क्या कहा, व्यवहारवादियों की थ्योरी आती कि अधिगम कौन कर सकता है, एक तो अधिगम पशु भी कर सकता है और जो अधिगम है मानव भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो अधिगम जो होता है वह धीरे धीरे होता है। व्यवहारवादियों ने क्या कहा, व्यवहारवादियों की थ्योरी थी कि जो अधिगम होता है यह हमेशा कैसा होता है, धीरे धीरे होता है। देखिए दोस्तों जब अधिगम धीरे धीरे होगा तो अधिगम करने में हमें समय कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो हमें अधिगम करने में यहाँ समय कैसा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। उसी प्रकार आगे देखते हैं अधिगम अनुबंधन बनने का परिणाम है। देखिए व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि जो अधिगम है यह अनुबंधन क्या है, बनने का परिणाम है। अधिगम अनुबंधन बनने का परिणाम है, अनुबंधन बनने का परिणाम है। अधिगम में हमेशा क्या होता है, एक बंधन होता है, एक बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह तो हमने क्या देखा, व्यवहारवादी का सिद्धांत देखा, व्यवहारवादियों की थ्योरी देखा कि व्यवहारवादियों ने किन पहलू को शामिल करा, तो यह व्यवहारवादी कहलाता है। अब बात करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत की, संज्ञानवादियों ने क्या सिद्धांत अपने यानी क्या थ्योरी प्रस्तुत की। तो देखिए संज्ञानवादी में सबसे पहले यह सिद्धांत जो है सर्वाधिक महत्व देते हैं वह है, ठीक है। तो ये किस पर आधारित होते हैं, ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो महत्व देते हैं यह किसको देते हैं, ज्ञान पर आधारित होते हैं। जो संज्ञानवादी सिद्धांत होते हैं किस पर आधारित होते हैं, ज्ञान पर आधारित होते हैं। और हमने देखा जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत होते थे ये किस पर आधारित होते थे, पुनर्बलन पर आधारित होते थे। उसी प्रकार देखते हैं दूसरा बिंदु संवेदना। देखिए अब इसमें क्या होती है, ये जो सबसे ज्यादा जो महत्व दिया पर ज्ञान पर आधारित हुआ, पर सबसे ज्यादा पहलू में जो शामिल हुआ, जैसे कि हमने देखा कि व्यवहारवादी सिद्धांत थ्योरी में कि पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक, अभिप्रेरण, ये इसके कहते हैं मुख्य घटक थे जिससे हमें क्या हो रहा है, अधिगम प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए संज्ञानवादी में भी जब सिद्धांत आया तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी प्रस्तुत की अधिगम की, तो उसमें भी कुछ पहलू उन्होंने शामिल किया होगा जिसके माध्यम से अधिगम प्राप्त हो। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले जो शामिल किया संवेदना, संवेदना शामिल किया। संवेदना के बाद में इन्होंने बुद्धि, बुद्धि को शामिल किया, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण को शामिल किया, और प्रत्यक्षीकरण के साथ इन्होंने संज्ञान, संज्ञान पर आधारित संज्ञान को शामिल किया। और एक मुख्यतः पहलू था समस्या समाधान, समस्या समाधान या समस्या का समाधान करना।
तो जो इन्होंने जो अपनी थ्योरी में सर्वाधिक जो बल दिया वह दिया था समस्या का समाधान करना। जैसे कि मैंने आपको सिद्धांत में बताया था कि संसार में अगर कोई भी कथन या घटना होती है उस घटना में मुख्यतः किसका यह होता है, सिद्धांत। सिद्धांत बताता है कि संसार में ऐसी कौन सी घटना घटी है या कौन सी घटना घटित होती है। तो यह कौन बताएगा? देखिए, अब जो घटना घटित तो हो गई पर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब इस पर तर्क करना पड़ेगा। ढूंढेंगे कैसे? हम बुद्धि के माध्यम से। ठीक है, तो यह क्या होता है, यहाँ पर बताया संज्ञानवादी में कि हम इसमें क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं या निवारण करते हैं। उसी प्रकार से अधिगम कभी यंत्रवत नहीं होता। यह कथन किसने कहा? संज्ञानवादियों ने कहा कि जो अधिगम है यह यंत्रवत नहीं होता। अधिगम यंत्रवत नहीं होता, यंत्रवत नहीं होता, यह संज्ञानवादियों ने कहा। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि यह जो है अधिगम केवल मानव ही करता है। जैसे कि हमने व्यवहारवादी में देखा कि अधिगम कौन करता है, यहां पर अधिगम मानव ही करता है। एक मिनट इसको खत्म कर वाला नहीं, गलत है। चलिए दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। अभी हमने देखा था अधिगम के सिद्धांत मनोवैज्ञानिक के अनुसार, व्यवहारवादी, और उन्होंने कौन से सिद्धांत दिया उन पर चर्चा की थी। अब हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत समझते हैं। अधिगम के मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है व्यवहारवादी सिद्धांत। दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं अधिगम में हमेशा, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और एक होता है दोस्तों संज्ञानवादी सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इनको समझते हैं सबसे पहले, फिर बाद में आगे सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होते हैं और संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होते हैं, इन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत यह वह सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करते हैं पहले, कि यह वह सिद्धांत है जिसे व्यवहारवादियों ने दिया था। इसीलिए हम कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, इसे व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार संज्ञानवादी में बात करते हैं, यह सिद्धांत अधिगम करने में जो सर्वाधिक जो बल देता है वह देता है संवेदना को, बुद्धि को, प्रत्यक्षीकरण को, संज्ञान को और समस्या समाधान को। उसी प्रकार व्यवहारवादियों ने देखिए क्या कहा, यह व्यवहारवादी की मूलतः थ्योरी है। इस थ्योरी को समझना होगा हमें। अगर यह थ्योरी अगर हमें समझ में आ गई तो हमें पूरा का पूरा व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह हमारा एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझ के हम मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत, इसके सभी सिद्धांत में सर्वाधिक जो बल दिया गया, व्यवहारवादी के सिद्धांत में जो सबसे पहले सर्वाधिक बल दिया गया वह पुनर्बलन को दिया गया। जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा है व्यवहारवादी में, तो वह किसे दिया गया, पुनर्बलन को दिया गया। उसी प्रकार जैसे पुनर्बलन को दिया उन्होंने, अनुक्रिया को दिया, उद्दीपक को दिया और अभिप्रेरणा को क्या किया, सबसे ज्यादा बल दिया। उसी प्रकार व्यवहारवादी थ्योरी में देखिए, अधिगम पशु और मानव दोनों ही कर सकते हैं। व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि अधिगम पशु भी कर सकता है और मानव भी कर सकता है। और यह कैसा होता है, अधिगम हमेशा यंत्रवत होता है। यह किसने कहा, व्यवहारवादियों की थ्योरी थी कि अधिगम हमेशा यंत्रवत होता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, इसमें अधिगम धीरे धीरे होता है। व्यवहारवादियों ने कहा कि जो अधिगम जो होता है व्यवहार में, यह कैसा होता है, धीरे धीरे होता है। उसी प्रकार और जो अधिगम होगा इसमें अनुबंधन बनने का क्या है, एक परिणाम मिलता है। हमें व्यवहारवादियों में बताया कि जो अधिगम बनने में हमें एक क्या मिलता है, एक बंधन मिलता है, एक या बॉन्डिंग बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं। अब बात करते हैं हम संज्ञानवादी सिद्धांत की, कि संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत अधिगम करने में सर्वाधिक बल देता है। ठीक है, जैसे संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और समस्या समाधान के लिए। उसी प्रकार देखिए, अभी हमने देखा कि व्यवहारवादी में अधिगम कैसा होता था, यंत्रवत होता था। पर
संज्ञानवादी की जो थ्योरी में अधिगम यंत्रवत नहीं होता है। अधिगम केवल यहाँ पर कौन करता है? संज्ञान में मानव करता है, यहाँ पर पशु नहीं करता। ठीक उसी प्रकार इसमें अधिगम धीरे धीरे नहीं होता। संज्ञानवादियों ने कहा कि अधिगम यहाँ पर धीरे धीरे नहीं होता, न ही अधिगम करने में कोई समय सीमा होती है, समय लगता है। अधिगम यहाँ पर कैसा घटित होता है? अचानक घटित होता है। यह थ्योरी किसने दी? संज्ञानवादियों ने दी। अब संज्ञानवादियों की अगली थ्योरी थी, इसमें अधिगम के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने की क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, या योग्यता रखा उन्होंने। ठीक है, तो यह थ्योरी थी संज्ञानवादियों की। तो बात करते हैं आगे की ओर। देखिए अब आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कि हमने देखा व्यवहारवादी संज्ञान या व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। तो जो संज्ञान शब्द आया यह एक मनोवैज्ञानिक शब्द है और सामान्य रूप में इसे ज्ञान पर आधारित भी बोल सकते हैं या हम इसे तर्क पर आधारित भी बोल सकते हैं। देखिए अब यह है कि आगे बात करते हैं हम कि अगर हमें इनके जो मुख्य बिंदु या मुख्य पहलू को अगर समझना है तो मुख्य रूप से दो प्रकार से समझना होगा। एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत और एक संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं आगे। अगर हमें इन्हें समझना है तो मुख्यतः दो बातों को समझना होगा। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत में बात करते हैं, इनको दोनों को समझने के लिए हमें इन पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। तो इन पहलुओं पर चर्चा करते हैं। एक तो होती है इनके बीच में प्रतिक्रिया, दूसरी होती है सहज क्रिया और तीसरी होती है अनुक्रिया। देखिए दोनों में, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादियों में, तीनों में जो होती है ये इस प्रकार की क्रियाएं होती है। तो क्रियाओं की बात करते हैं तो देखिए प्रतिक्रिया क्या होती है। देखिए प्रतिक्रिया क्या होगी? क्रिया के प्रति क्रिया करना। क्रिया के प्रति अगर हम क्रिया करते हैं तो यह क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार सहज क्रिया, सहज क्रिया क्या होगी दोस्तों? वह क्रिया जो जन्मजात हो, यानी जन्म से प्राप्त हो। यह कैसी क्रिया है? जन्मजात होती है, जन्मजात हो। उसी प्रकार अनुक्रिया, अनुक्रिया की बात करते हैं या इसी को बोलते हैं हम रिस्पॉन्स। अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो देखिए अनुक्रिया में क्या होता है? हमेशा एक उद्दीपक होता है। जैसे उद्दीपक, हम इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। उद्दीपक यानी आपका, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में हम उद्दीपक बोलते हैं और इसे सामान्य भाषा में हम इसे लक्ष्य बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्टिमुलस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं प्रतिक्रिया को। तो प्रतिक्रिया यानी ये कैसी प्रकार की क्रिया है? क्रिया के प्रति क्रिया करना, यानी यह क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए प्रतिक्रिया को समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर आपको कोई बालक अगर नमस्कार करता है और आप उसे पुनः नमस्कार करते हैं तो यह कैसी हुई? प्रतिक्रिया। किस प्रकार की क्रिया हो रही है? अधिगम की प्रतिक्रिया हो रही है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया। पहले उस बालक ने क्रिया किया, आपने फिर पुनः प्रतिक्रिया किया, तो यह कैसी क्रिया किया? तो यह क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। उसी प्रकार सहज क्रिया, सहज क्रिया हमेशा कैसी होती है? जन्मजात होती है, जन्म पर आधारित होती है। जैसे माना हमने कोई बालक है, छोटा बालक है या आप है मान लिया जाए, अगर बालक का प्याज का काटना और उसके आंखों में आंसू का आना, यह कैसी क्रिया है? सहज क्रिया है। उसी प्रकार बंदर, एक बंदर और बंदर का रोटी का छीनना, यह भी कैसी क्रिया है? सहज क्रिया है। जैसे कि रोना, हंसना, जितनी भी अनेक प्रकार की क्रिया है यह कैसी है? सहज क्रियाएं हैं। उसी प्रकार बात करते हैं अनुक्रिया की, रिस्पांस की, उद्दीपक की। देखिए उद्दीपक यानी क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे माना प्रत्येक प्राणी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की क्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अनुक्रिया क्या होती है। उसी प्रकार हम बात करते हैं उद्दीपक की परिभाषा की। उद्दीपक की परिभाषा क्या होती है? हमने तो अनुक्रिया की परिभाषा देखा, ठीक है। उसी प्रकार उद्दीपक की परिभाषा होती है वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया करके द्वारा प्राप्त करना चाहता हो, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। जैसे आपका कोई लक्ष्य होता है, जैसे कि आपका लक्ष्य है
शिक्षक बनना। ठीक है, आपका क्या लक्ष्य है? शिक्षक बनना आपका एक लक्ष्य है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए उद्दीपक यानी क्या हुआ? लक्ष्य। तो आपका लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। ठीक है, आप अनुक्रिया कैसे करोगे? अनुक्रिया यानी क्या होगा? पढ़ाई करोगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। तो पढ़ाई करना बोले तो यह कैसी क्रिया हुई? अनुक्रिया हुई। अब देखिए, अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो? आपका लक्ष्य क्या है? यहाँ पर शिक्षक बनना। तो शिक्षक बनने के लिए आप जो भी क्रिया कर रहे हो, यह क्रिया कैसी कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। जैसे कि अनुक्रिया में क्या होगा? आपकी पढ़ाई, और उद्दीपक में बात करें तो नौकरी पाना, यानी शिक्षक बनना या नौकरी पाना। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? मान लिया जाए पढ़ाई, पढ़ाई क्या हो गई हमारी? अनुक्रिया। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्दीपक क्या है? जो लक्ष्य है आपका नौकरी करना। नौकरी करना आपका क्या है? उद्दीपक है। तो देखिए उद्दीपक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक संबंध होगा। माना कि दोनों के बीच में क्या है? एक संबंध है। संबंध है या इसी को हम क्या बोलेंगे? एक बंधन है। ठीक है, ये इसे हम इस जो सामान्य भाषा में इसे हम संबंध बोलते हैं या बंधन बोलते हैं। और इसी की बात किया जाए मनोवैज्ञानिक भाषा में, तो मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे हम अनुबंधन के नाम से जानते हैं। तो हमने परिभाषा में जैसे कि देखा था, अभी समझा था सामान्य इसमें, तो हमने देखा कि अनुबंधन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते। देखिए यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, क्या करता है? यदि कोई प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो व्यवहारवादियों के अनुसार इन दोनों के मध्य एक संबंध या बंधन बनता है। इसे हम क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। उसी प्रकार अब बात करते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत की। यह तो अभी हमने देखा व्यवहारवादी सिद्धांत। अब हम चर्चा करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत पर कि संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होता है। व्यवहारवादी सिद्धांत समझ में आया होगा। अब बात करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत की। देखिए संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होगा। देखिए अब संज्ञानवादी सिद्धांत में क्या होता है कि ज्ञान पर आधारित, या इसी को हम बोलेंगे तर्क पर आधारित। जैसे कि देखिए अब हमारे पास में अगर मुख्यतः कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है? 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। ठीक है, कितनी प्रकार की इंद्रियां होती है? 5 प्रकार की इंद्रियां। अब जो 5 प्रकार की जो इंद्रियां है वह कौन सी इंद्रिया है? बताइए आप। 5 प्रकार की इंद्रिया, 5 प्रकार की इंद्रिया में होती आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा कितनी प्रकार की इंद्रियां हैं? 5 प्रकार की इंद्रियां है। ये किस पर आधारित है? संज्ञान पर आधारित है। तो देखिए अब ये क्या होती है? मानसिक पीढ़ी का जो प्रथम ज्ञान होता है, जो हमारी जो संवेदना है, जो ज्ञानेंद्रिय है, ये जो मानसिक रूप से प्रथम पीढ़ी का प्रथम ज्ञान है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं इन ज्ञानेंद्रियों से हम जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, या कौन सा? संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है? संवेदना। जैसे कि अभी हमने इसके पहले देखा था संज्ञानवादी के मुख्य घटक क्या थे, स्रोत क्या थे। तो क्या था? सबसे पहले क्या होती है? संवेदना। सबसे पहले आपको क्या आती है? संवेदना आती है। तो हमने संवेदना देखा, कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है संवेदना? 5 प्रकार की। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, ये 5 प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रिय हुई। इसके बाद में क्या प्राप्त होता है हमें? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के बाद में होता है संज्ञान। संज्ञान आता है, और संज्ञान के बाद में हमें क्या, किसकी प्राप्ति होती है? सूझ की प्राप्ति होती है। ठीक है, सूझ की प्राप्ति होती है। अब सूझ के देखिए यह क्या होता है, इनको समझते हैं। देखिए क्या होता है, यह क्या है? मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक तौर पर मानव पीढ़ी का प्रथम ज्ञान क्या है? संवेदना है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, माना कि अगर आप एक कोई कमरा है, इस कमरे में आप बंद हैं। ठीक है, आप सोए हुए हैं या लेटे हुए हैं।
आप इस कमरे में सोए हुए हैं, तो अचानक आपके ऊपर कोई इस प्रकार का एक कीड़ा गिर जाता है। मान लिया जाए आप यहाँ पर सोए हो और आपके इसमें क्या होता है, एक कीड़ा गिर जाता है। तो सबसे पहले आपको कीड़ा गिरने के बाद में होता क्या है, कैसे पता चलता है कि मेरे ऊपर क्या गिरा है, कैसे जानोगे आप, बताइए कैसे जान पाओगे? तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले संवेदना, हमारी ज्ञानेंद्रिय है, हमें ज्ञानेंद्रिय से पता चलेगा कि हमारे ऊपर क्या गिरा है। तो ठीक है, तो यह इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रथम ज्ञान बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण करेंगे हम उसका। तो प्रत्यक्षीकरण में सबसे पहले देखेंगे नाम, पहचान और व्याख्या। देखिए हमें तो पता तो चल गया कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गिरा है, पर अभी हमें यह पता नहीं है कि सांप है या कोई कीट है या कुछ भी है, ये हमें अभी नहीं पता है। तो यह हमें पता कैसे होगा, यह प्रत्यक्षीकरण करेंगे हम उसका। प्रत्यक्षीकरण में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नाम देखेंगे कि कौन सा कीड़ा है, क्या होगा जो हमारे ऊपर गिरा है। उसके बाद में हम उसकी पहचान करेंगे, सांप है या क्या काट दिया तो इससे क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, व्याख्या कि सांप के काटने से ये होता है वह होता है, अनेक प्रकार की हमारे मानसिक रूप से क्या होगी, हमारे मस्तिष्क में बातें आएगी, विचार उत्पन्न होंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, हमें संज्ञान आएगा, ठीक है, संज्ञान का निर्माण होगा। या इसके बाद में संज्ञान आने के बाद में हमें क्या होगा, सूझ की प्राप्ति होगी कि अब हम बचने के उपाय देखेंगे कि अब कीड़ा तो गिर गया है कि अब इससे हम बचे कैसे। अब बचने के बाद में क्या होगा, सूझ आना में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। किसी भी समस्या का समाधान करना, किसी भी समस्या का समाधान करना। तो सूझ के बाद में हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो देखिए आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या आती है, संवेदना। संवेदना के बाद में हम क्या करते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के बाद में हमें क्या प्राप्त होती है, संज्ञान प्राप्ति होती है। संज्ञान के बाद में हमें क्या आता है, सूझ आता है। जब हमें सूझ आ गया तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा दोस्तों आज का वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल चर्चा करेंगे आगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।